हेलो दोस्तों, हैंडरिटन जीएस में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की दूसरी यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि है ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में विस्तार। इसके तहत हम लोगों ने बंगाल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध लड़कर ब्रिटिश अपना साम्राज्य बंगाल में स्थापित करते हैं। साथ ही हम लोगों ने उसके बाद मैसूर में देखा किस प्रकार से आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं, और हम लोगों ने वहीं पे हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा में किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है। आज हम दोस्तों मराठा में हुए आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 3 युद्ध हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1775 से 1819 के बीच लड़े गए थे। पहला युद्ध 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया था, और ठीक इसके 20 वर्ष बाद 1803 से 1805 के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, और उसके बाद 1817 से 1819 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। ये 3 युद्ध होते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि मराठा में ब्रिटिश शासन की स्थापना को दिखाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मराठा शक्ति के उदय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर छत्रपति और पेशवा 2 अलग अलग भागों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। शिवाजी छत्रपति वंश के, मराठा वंश के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। वहीं बालाजी विश्वनाथ मराठा शक्ति के द्वितीय संस्थापक के नाम पे जाने जाते हैं। हम लोगों ने राष्ट्रप्रधान के बारे में पढ़ा था और प्रमुख पेशवाओं के बारे में पढ़ा था। वहीं पर अंतिम में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो नारायण राव का चाचा रहता है, रघुनाथ राव, वो अंग्रेज़ों से मिलकर किस प्रकार से पहले आंग्ल मराठा युद्ध की नींव रखता है। तो रघुनाथ राव जो था, वो हम लोगों ने देखा था कि पेशवा बनने की चाह रखता था। वहीं पर नाना फड़नवीस ने माधवराव द्वितीय की को पेशवा बनाने की मांग रखी थी, और सभी ने माधवराव का और नाना फड़नवीस का समर्थन किया था। इसी के साथ माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया था, और नाना फड़नवीस ने 12 भाई काउंसिल नियुक्त की थी। दूसरी ओर जो रघुनाथ राव था, वो पूना से भागकर बम्बई चला जाता है और वहाँ अंग्रेज़ों से मिल जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध से, और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में होता है। पेशवा यहाँ पे माधवराव द्वितीय रहते हैं। वारेन हेस्टिंग जो रहता है दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है इस समय। और हम लोगों ने देखा कि इसका जो कारण था वो पेशवा पद को लेकर, जो कि माधवराव और रघुनाथ राव के बीच में था। इस पेशवा पद को लेकर इन दोनों के बीच मतभेद चल रहा था। वहीं पर दूसरी ओर अंग्रेज़ जो थे, जो कि अब तक बंगाल और मैसूर का राज्य अपने अधीन कर चुके थे, उनका जो वाणिज्यिक और राजनीतिक जो लाभ था, वो अपना इसमें देख रहे थे। इसी के साथ इन्हीं सब कारणों से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक कहानी की तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये युद्ध होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संधियाँ होती हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ही संधियाँ रखी हैं यहाँ पर, और इसको बारी में पढ़ाता जाऊँगा, और आप लोग यहाँ पे इसको क्लास में ही याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक स्टोरी के रूप में चलेगा दोस्तों, एक कूटनीति के रूप में चलेगा। कभी ये संधि को अस्वीकार कर देगा, कभी ये इस पर आक्रमण कर देगा, फिर संधि हो जाएगी, फिर ये
इस संधि को अस्वीकार कर देगा, फिर ये आक्रमण कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों की तरह ये लोग लड़ते रहते हैं और संधि पे संधि करते रहते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा की जो शुरुआत है वो सूरत की संधि से होती है, जो कि हम लोगों ने देखा जब रघुनाथ राव पुणे से भाग जाता है और मुंबई अंग्रेज़ों के पास जाता है, तो वो अंग्रेज़ों से मिलकर एक संधि करता है जो कि सूरत की संधि के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों पूछ लेगा कि सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच हुई थी। और प्रथम आंग्ल मराठा का जो नींव रखी थी वो इसी संधि के द्वारा हुई थी। प्लस पूछ देगा कि प्रथम आंग्ल मराठा की जो शुरुआत हुई थी वो किस संधि के बाद हुई थी। तो हम लोग आंसर करेंगे सूरत की संधि, जो कि 1775 ईस्वी में होती है। इस संधि में दोस्तों जो रघुनाथ राव है वो अंग्रेज़ों के पास जाता है और पेशवा पद को अपनाने की बात कहता है। वहीं पे अंग्रेज़ इसके बदले में कहते हैं कि जो सालसेट व बेसिन वाले क्षेत्र थे वो आप अंग्रेज़ों को देंगे। दूसरा, सूरत व भरूच जैसे जो क्षेत्र थे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, जो भी क्षेत्र आते थे सूरत और भरूच, इनसे जो भी राजस्व कलेक्ट होगा वो अंग्रेज़ों के साथ बांटा जाएगा। इसके बदले में रघुनाथ राव को 250 सैनिक दिए जाएंगे और वो इन्हीं सैनिकों के साथ जाकर मराठा पर आक्रमण कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पेशवा बनने की चाह रघुनाथ राव के पास इतनी ज़्यादा थी कि ये सभी शर्तों को वो मान जाता है और 250 सैनिक लेके मराठा पर आक्रमण कर देता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी संधियाँ होंगी कभी ये मना कर देगा, कभी वो अस्वीकार कर लेगा। तो इस प्रकार से पहले युद्ध विराम होगा, फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी अंदर इसके 3 युद्ध चलते हैं। तो पहला युद्ध जो है हम लोगों ने देखा, सूरत की संधि हुई, उसके बाद रघुनाथ राव जो है 2500 सैनिक लेके मराठा पर आक्रमण कर देता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो सूरत की संधि की एक प्रतिलिपि होती है वो उस समय बंगाल प्रेसिडेंट में, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उसके पास वो एक उसकी प्रतिलिपि जाती है। तो वारेन हेस्टिंग जो है इसको अस्वीकार कर देते हैं और युद्ध विराम करने का आदेश दे देते हैं। तो जो भी युद्ध हो रहा था वो विराम हो जाता है वहाँ पे, और जितने भी मराठाओं ने और जितने भी अंग्रेज़ों ने क्षेत्र लूटे हुए थे एक दूसरे को वापस करना होता है। इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आंग्ल मराठा युद्ध का पहला युद्ध अभी उस पर विराम लगा हुआ है। और इसके बाद क्या होता है, अब मराठा यहाँ पे जान गए थे कि अंग्रेज़ बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो इनके आक्रमण से बचने के लिए मराठा अपने आप को या अपने बल को जो है बढ़ाने की कोशिश करने लगे कि अगर दूसरी बार अभी आक्रमण होगा तो हम लोग उसका कठोरता से जवाब देंगे, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज़ बहुत ही धोखेबाज है। ठीक है, तो मराठा क्या करते हैं, अपने बल को बढ़ाने के लिए फ्रांस से मैत्रीपूर्ण संबंध कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, फ्रांस और अंग्रेज़ एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। तो जब मराठा जो है फ्रांस से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ बहुत ही बुरी लग जाती है। तो अंग्रेज़ द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर दोबारा से मराठा पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो मराठा जो है ऑलरेडी अपनी शक्ति को बढ़ा चुके थे। तो यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों की बहुत ही बुरी तरीके से वो पराजित कर देते हैं और अंग्रेज़ जितने भी हैं वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं या अपने आप का समर्पण कर देते हैं। फिर इसके बाद एक और संधि होती है जिसको वडगांव की संधि कहते हैं। वडगांव की संधि दोस्तों बंगाल के गवर्नर 1779 में ये संधि होती है अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच। इसमें भी सेम शर्तें रहती हैं कि एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिया जाएगा। और दूसरी ओर क्या होता है, अब इस जो वडगांव की संधि थी इसकी सूचना वारेन हेस्टिंग को मिलती है और ये इस संधि को भी अस्वीकार कर देता है। तो हम लोगों ने देखा सूरत की संधि हुई, पहला युद्ध स्टार्ट हुआ,
फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको अस्वीकार करके युद्ध विराम कर दिया। मराठा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए फ्रांस से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। अंग्रेज द्वारा विरोध करने पर अंग्रेज इस पर आक्रमण कर देते हैं मराठाओं पर, और अंग्रेज पराजित होकर समर्पण कर देते हैं। बदले में मराठा अंग्रेज़ों से वडगांव की संधि करते हैं, जो कि 1779 में हुई थी। ये संधि दोस्तों मराठा तथा अंग्रेज़ों के बीच होती है, और इस संधि के बारे में वारेन हेस्टिंग अस्वीकार कर देते हैं, और साथ ही वो 3 सेनाओं का गुट भेजते हैं मराठा पर आक्रमण करने के लिए, जिसमें कि एक सेना का नेतृत्व कर्नल गोडार्ड, दूसरी सेना का नेतृत्व कप्तान पोफम और तीसरी सेना का नेतृत्व कैमेक कर रहे थे। तो इन तीनों की नेतृत्व में वारेन हेस्टिंग 3 सेनाओं को भेजता है, और मराठाओं को ये पीछे खदेड़ने में सफल हो जाते हैं। साथ ही साथ जब ये मराठाओं को पीछे खदेड़ देते हैं तो फिर से यहाँ पे एक संधि होती है, जो कि सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि में दोस्तों ये संधि नाना फडणवीस तथा वारेन हेस्टिंग्स के बीच होती है, जिसमें कि युद्ध विराम हो जाता है। साथ ही जो सालसेट का पूर्ण क्षेत्र था उस पर अंग्रेज़ों का राज हो जाता है। ये संधि दोस्तों 1782 में हुई थी, और इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मराठाओं की इसमें हार हुई थी। तो सॉरी दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पहली सूरत की संधि होती है, उसके बाद वडगांव की संधि होती है, और तीसरी होती है सालबाई की संधि। इसके बाद युद्ध में विराम हो जाता है, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता है। लगभग 20 वर्ष तक ये शांति बनी रहती है। तो पहले युद्ध में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हम लोगों को ओनली 3 संधि को याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। सूरत की संधि 1775 में होती है अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में। वडगांव की संधि जो कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में होती है। सालबाई की संधि भी नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग्स के बीच होती है। इसके 20 वर्ष तक शांति बनी रहती है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव रखते हैं। तो क्या ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया, जबकि 20 वर्ष तक शांति रही? तो सबसे पहली घटना जो होती है वो 1795 में होती है। इस समय जो मराठा के पेशवा थे माधवराव द्वितीय, वो शनिवार वाड़े से कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। तो माधवराव द्वितीय के बाद जो मराठा का पेशवा बनता है वो बनते हैं बाजीराव द्वितीय, जो कि रघुनाथ राव के ही पुत्र थे। तो ये नया पेशवा बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बाजीराव द्वितीय थे ये बहुत ही कमज़ोर और अयोग्य पेशवा थे। साथ ही एक और घटना घटती है सन 1800 में, जहाँ पर नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। इन दो घटनाओं के कारण पहली 1795 में माधवराव द्वितीय की शनिवार वाड़े से कूदकर खुदकुशी। दोस्तों ये जब खुदकुशी करते हैं तो ये इनकी आयु 21 वर्ष होती है। दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, जब ये मराठा के पेशवा बनते हैं तो ये मात्र 40 दिन के होते हैं। इनकी खुदकुशी वाली घटना होती है। साथ ही बाजीराव द्वितीय नया पेशवा बनते हैं, जो कि बहुत ही कमज़ोर और अयोग्य पेशवा थे। साथ ही दूसरी घटना में 1800 को होती है, जहाँ पे नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रभाव दोस्तों ये होता है कि जो मराठा साम्राज्य रहता है वो आपस में ही संघर्ष करने लगते हैं। हम लोगों ने देखा था कि मराठा परिसंघ होती है, जिसमें जो बड़े बड़े परिवार होते हैं जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले, इन सभी भागों में मराठा साम्राज्य को बांट दिया गया था। एक मराठा परिसंघ की स्थापना की गई थी। तो जब इन दोनों घटनाओं के बाद क्या होता है, ये आपस में ही संघर्ष करने लगते हैं। एक ओर होलकर, दूसरे ओर सिंधिया, ये दोनों आपस में संघर्ष में आ जाते हैं।
और जो पेशवा होते हैं वो सिंधिया का साथ दे देते हैं। तो इन दोनों के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है होलकर और सिंधिया के बीच में। तो द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध रहता है उस तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसका जो मेन रीज़न था वो था आपस में मतभेद और आपस में संघर्ष। हम देखते हैं कि एक तरफ होलकर वंश और दूसरी ओर सिंधिया वंश आपस में संघर्ष में आते हैं। साथ ही सिंधिया वंश का जो सहायता की थी वो पेशवा कर देते हैं, जो कि उस समय बाजीराव द्वितीय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों मिलकर भी होलकर वंश को नहीं हरा पाते हैं और होलकर वंश की विजय हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद से हटा दिया जाता है और होलकर वंश पेशवा पद संभालने लगते हैं। जब ये पेशवा पद से हट जाता है तो ये इसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता। यहाँ से दोस्तों जो अंग्रेज़ होते हैं वो पिक्चर में आ जाते हैं। इन लोग को तो ऐसे मौका चाहिए ही रहता है कि लोग आपस में लड़ें, हम लोग एक तरफ से सहायता दें और साथ ही दोनों लोगों को ख़त्म कर दें। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पिक्चर में आ जाती है। वो बाजीराव द्वितीय को सहायता करने के लिए राज़ी हो जाती है। साथ ही साथ वो बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय के साथ करते हैं। तो बेसिन की संधि 1802 में होती है, जो कि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के बीच होती है। अब ये संधि दोस्तों पूर्णतः अंग्रेज़ों के पक्ष में थी। इसमें कई शर्तें ऐसी थी दोस्तों जो कि पूरा अंग्रेज़ों के तरफ थी और बाजीराव द्वितीय के खिलाफ थी। फिर भी जो बाजीराव द्वितीय होता है, पेशवा बनने की चाह उसके पास इतनी रहती है, वो बसीन की संधि कर लेता है, जो कि 1802 में होती है। तो सबसे पहले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दो घटनाएं होती हैं। होलकर सिंधिया के बीच लड़ाई होती है, बाजीराव द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता करता है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पहली संधि होती है बसीन की संधि, जो कि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य होती है। ये संधि पूर्णतः अंग्रेज़ों के पक्ष में रहती है। फिर भी मराठा पेशवा जो रहते हैं बाजीराव द्वितीय, हालांकि उस समय ये पेशवा नहीं रहते हैं, बाजीराव द्वितीय इस पर साइन कर देते हैं, ठीक है, और अंग्रेज इस तरीके से मराठा पर नियंत्रण कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाजीराव द्वितीय पेशवा तो बन जाते हैं, लेकिन जो अंग्रेज रहते हैं उनका अधिक से अधिक मराठा पर नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर से ये लोग एक साथ आ जाते हैं, जैसे सिंधिया वंश, भोसले वंश, होलकर वंश, ये लोग अलग अलग अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। साथ ही ये लोग संयुक्त अभियान चलाते हैं, जिसमें कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जब ये संयुक्त अभियान चलाते हैं, इसमें भी ये लोग विफल हो जाते हैं, ठीक है। बसीन की संधि होती है, बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के पास मराठा का नियंत्रण हो जाता है बसीन संधि के तहत। और अब इससे परेशान होकर सिंधिया वंश, भोसले वंश, होलकर वंश अलग अलग अभियान चलाते हैं। फिर संयुक्त अभियान एक चलता है जिसको कि विफल कर देते हैं अंग्रेज। इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, सभी से एक साथ संधि ना करके तीनों से अलग अलग संधि करते हैं, ताकि ये अलग अलग परिवार अलग अलग संधियों के तहत बंधे रहें। तो ये दोस्तों अंग्रेज़ों की जो नीति थी सबको अलग करने की, ये यहाँ पे कामयाब हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि देवगांव की जो संधि हुई थी भोसले के साथ हुई थी, और सुरजी अर्जन की संधि सिंधिया के साथ, और राजपुर घाट की संधि वो होलकर वंश के साथ अंग्रेज़ करते हैं। देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जन की संधि 1803 में, और राजपुर घाट की संधि होलकर वंश के साथ 1805 में होती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ठीक है, ये तीन संधि हो गई, फिर से युद्ध विराम हो गया।
इसका द्वितीय आंग्ल मराठा का कारण था कारण क्या था? 1795 में माधवराव द्वितीय की आत्महत्या और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु। आपस में संघर्ष होता है और बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों की सहायता लेते हैं, बसीन की संधि होती है, फिर संयुक्त अभियान चलाते हैं और अलग अलग संधि होती है। दोस्तों, अब हम तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के बारे में स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। उसके बाद लगभग 12 साल तक फिर से शांति बनी रहती है और तृतीय आंग्ल मराठा जो है 1817 में फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, जब संधि हो गई थी सभी परिवारों के बीच में, तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग भी आते थे जिनको पिंडारी कहते थे। पिंडारी जो है, जब मराठा लोग मराठा सेना के साथ शामिल थे, जब मराठा साम्राज्य किसी पर अभियान चलाता था तो पिंडारी भी इनका साथ देते थे और जो भी लूट खरोट होती थी वो अपना हिस्सा उससे ले लेते थे। तो जीवन वहन करने का इनका तरीका पिंडारियों का यही एकमात्र था। लेकिन जब ये युद्ध विराम हो जाता है और मराठा कोई भी अभियान नहीं करता है तो पिंडारी क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने लगते हैं, जो कि मराठा के बाहर, मराठा के आसपास के क्षेत्रों पर पिंडारी अपना अभियान स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि वो कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी आक्रमण कर देते हैं जो कि अंग्रेज़ों के अंतर्गत आते हैं। इससे नाखुश होकर अंग्रेज़ पिंडारियों पर आक्रमण कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा पिंडारी स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने लगते हैं, अंग्रेज़ों के क्षेत्रों में भी ये कुछ अभियान चलाते हैं। इससे अंग्रेज़ नाराज़ हो जाते हैं और पिंडारियों पर आक्रमण कर देते हैं। मराठा शक्ति के हिस्सा होते हैं ये पिंडारी। जब अंग्रेज़ पिंडारियों पर आक्रमण करते हैं तो पेशवा इसको अपने संप्रभुता पर ठेस पहुंचना जैसा समझते हैं और पेशवा जो है भोसले परिवार, सिंधिया परिवार, होलकर परिवार, इन सभी के साथ मिलकर विद्रोह करने का फैसला लेते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। साथ ही ये दूसरे राज्यों जैसे सिख, जहाँ पे रणजीत सिंह का राज था, और नेपाल साम्राज्य से ये मदद मांगने का प्रयास करते हैं। अब इस कार्य में दोस्तों होता क्या है, पहले तो पेशवा जो है भोसले, सिंधिया, होलकर, इन सभी के साथ विद्रोह करने का फैसला लेते हैं। साथ ही ये दूसरे राज्यों जैसे सिख रणजीत सिंह के शासन के अंडर था, वहीं पर नेपाल साम्राज्य, इन सभी राज्यों से सहायता मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इस कार्य में अंग्रेज़ जो है वो सिंधिया को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये लोग चोरी छुपे ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि ये लोग अभी एक संधि के तहत बंधे हुए थे। तो सिंधिया जो है हम लोगों ने देखा था कि सूर्य अर्जन की संधि के तहत बंधे हुए थे। तो लेकिन जब ये चोरी छुपे अभियान चला रहे थे और दूसरे राज्यों से सहायता मांग रहे थे, तो अंग्रेज़ों को इस बात की खबर मिल जाती है और वो सिंधिया वंश को पकड़ लेता है। फिर वो अंग्रेज़ जो है सिंधिया वंश से ग्वालियर की संधि कर लेते हैं और सिंधिया वंश को पेशवा से अलग कर देते हैं। तो पूछ लेगा दोस्तों, ग्वालियर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज़ और सिंधिया वंश के साथ 1817 में। किस आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत ये हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मराठा। और इस संधि के तहत जो है सिंधिया वंश को पेशवा से अलग कर दिया जाता है। ये इस घटना का जो सूचना है वो मराठा के पेशवा को मिलती है, जिससे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधा विद्रोह कर देते हैं। तो अब सिंधिया वंश तो पेशवा से अलग कर दिया गया था ग्वालियर की संधि के तहत, बचते हैं भोसले वंश, होलकर वंश और पेशवा। तो ये तीनों दोस्तों यहाँ पे कमी क्या होती है, तीनों अलग अलग जगह पर
विद्रोह करते हैं। तो किर्की में जो है वो अंग्रेज पेशवा को पराजित कर देते हैं। सितबलदी में भोसले वंश को पराजित कर देते हैं। साथ ही महिदपुर में होलकर वंश को अंग्रेज पराजित करते हैं। तो महिदपुर में होलकर वंश के साथ ये लोग 1818 में मंदसौर की संधि कर लेते हैं। इस प्रकार से ये लोग होलकर वंश को भी पेशवा से अलग कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा ग्वालियर की संधि हुई थी सिंधी वंश के साथ, वहीं पे मंदसौर की जो संधि होती है वो होलकर वंश के साथ अंग्रेज करते हैं। इसके बाद जब पेशवा की यहाँ पे पराजित हो जाती है किर्की में, 1818 में जो बाजीराव द्वितीय पेशवा थे वो अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। यहीं से दोस्तों तीसरे युद्ध का विराम लग जाता है और इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं होता है। पेशवा जो है अंतिम पेशवा ये बाजीराव द्वितीय के माने जाते हैं। इसके बाद कोई भी पेशवा नहीं बनते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जब पेशवा को यहाँ पे पराजित कर दिया गया था और बाजीराव द्वितीय द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पेशवा पद को ही ख़त्म कर दिया था। तो अंतिम पेशवा के रूप में हम लोग बाजीराव द्वितीय को ही जानते हैं। और जो भी क्षेत्र मराठा के अंतर्गत आता था वो अंग्रेज़ों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर लिया। वहीं पे बाजीराव जो द्वितीय थे उनको कानपुर के निकट बिठूर नामक गांव में पेंशन के रूप में भेज दिया गया। तो यहाँ से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से, एक बार दोस्तों इसकी रूपरेखा या फिर कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं इसकी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में होता है। वारेन हेस्टिंग यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं और सबसे मेन कारण जो रहता है पेशवा पद को लेकर मतभेद रहता है माधवराव और रघुनाथ राव के बीच में। इसके तहत हम लोगों ने देखा था कि पहले सूरत की संधि होती है जो कि रघुनाथ राव अंग्रेज़ों के बीच में होती है। फिर 1779 में बटगांव की संधि होती है मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में। फिर 1782 में हम लोगों ने देखा था कि सालवाई की संधि होती है हेस्टिंग और फड़नवीस के बीच में, जहाँ पे हेस्टिंग तीन सेना को मराठा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और फड़नवीस इसके यहाँ पे हार जाता है और संधि करने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ पे इस संधि के द्वारा सालसेट क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये हो गया प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध जो होता है 20 साल बाद 1803 से 1805 के बीच होता है। तो ये दो घटनाओं के कारण होता है। पहला तो आत्महत्या, दूसरा नाना फड़नवीस की मृत्यु। और इसके तहत बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के पास जाते हैं और बेसिन की संधि करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि बसीन की संधि अंग्रेज़ों की तरफ पूर्णतः अंग्रेज़ों के पक्ष में थी, जिससे नाखुश होकर भोसले, सिंधिया और होलकर वंश संयुक्त रूप से अभियान चलाते हैं और सभी इसमें विफल हो जाते हैं। अंग्रेज यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग अलग संधि कर लेते हैं। देवगांव की संधि 1803 में होती है। सुरजन की संधि सिंधिया के साथ होती है 1803 में। वहीं पर राजपुर घाट की संधि होलकर वंश के साथ 1805 में करते हैं। इसके बाद तृतीय युद्ध हम लोगों ने देखा 12 वर्ष बाद 1817 से 1819 के बीच होता है। और यहाँ पे जो मेन रीजन रहता है वो पिंडारियों पर आक्रमण रहता है। ठीक है। इसके बाद ये लोग अलग अलग अभियान करते हैं। तो पेशवा बाजीराव को किर्की के युद्ध में परास्त कर दिया जाता है। सीतामढ़ी के युद्ध में भोसले तथा माहिदपुर के युद्ध में होलकर वंश को पराजित कर दिया जाता है। इसी के साथ मराठा वंश का विघटन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। हम लोगों ने जाना किस प्रकार से क्रम बाई क्रम इसमें घटनाएं घटती हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा कि बहुत सी संधियां होती हैं। वन बाई वन हम लोगों ने एक एक संधि को पढ़ा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अवध में और अवध से पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पंजाब में
अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।